चलिए बेटा, न्यूमेरिकल्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमारे पास क्या है, टू परफेक्ट गैसेस। सब लोग ध्यान दो बेटा इधर। टू परफेक्ट गैसेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 and T2 are mixed। इब्राहिम ये ऐसा नहीं है पर कभी भी उठ के आ सकते हैं, टाइम पे आया करो। दरवाजा लगा दो बोर्ड और आगे आके बैठ जाओ इधर, थर्ड रो में बैठो। T1 and T2 are mixed। There is no loss of energy first off, find the temperature of mixture if the masses of the molecules in the gases are M1 and M2 and number of molecules in gases are N1 and N2 separately। N1 and N2 separately। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, गो फॉर इट। देखो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सोचो जरा, जरा सोचो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। लगाओ दिमाग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो आप म्यू आर टी वाला फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? 3/2 kT है ना, वो तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहे हैं, हाफ ऑफ kT। आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल होता है 3/2 kT। ओके, अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? N1 एक के पास और दूसरे के पास कितने मॉलिक्यूल है? N2। ठीक है, तो अगर मैं यहां लिखूं ऐसा, ब्लू वाला कहां गया, इसमें कंडीशन नंबर 1, जब दोनों गैसेस अलग अलग थे, जब दोनों गैसेस अलग अलग डब्बे में रखे हुए थे, तो मैं बोलूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज KEI is equals to 3/2 KT1 into N1 plus 3/2 KT2 into N2। अच्छा, आपको ये बात समझ में आई क्या, यहां पर मैंने N1 और N2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? N1 और N2 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में ज्यादा है। जैसे एक डब्बा है, मुझे मालूम है एक मॉलिक्यूल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती, 3/2 kT। एक डब्बे में कितने मॉलिक्यूल है? N1, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 3/2 kT मल्टीप्लाई बाय N1। दूसरे डब्बे में कितने मॉलिक्यूल्स है? N2, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 3/2 kT मल्टीप्लाई बाय N2। अब तुमने क्या किए, ये दोनों गैसेस को एक ही डब्बे में डाल दिए, दोनों गैसेस को तुमने एक ही डब्बे में डाल दिए, तो टेम्परेचर दोनों का कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएंगे। हालांकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी भी अलग अलग ही है। अगर 100 हाइड्रोजन के 150 ऑक्सीजन के है, तो डब्बे में डाले बाद भी 100 हाइड्रोजन के अभी भी 100 ही रहेंगे, ऑक्सीजन के अभी भी 150 ही रहेंगे। मगर इतना मैं बोलूंगा कि अब दोनों का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, कंडीशन नंबर 2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी
3/2 kT इंटू N1 प्लस 3/2 kT इंटू N2। ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये आया था इनिशियल, ये आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में आपको? अब इसने क्या बोला कि ये जब अपन ने एक डब्बे में से डाल के पूरे दोनों को एक ही डब्बे में डाल दिए, ये सब प्रोसेस में एनर्जी का कहीं भी कोई भी लॉस नहीं हुआ। अगर एनर्जी का कहीं पे भी कोई भी लॉस नहीं हुआ तो सिस्टम का जो इनिशियल एनर्जी था और जो सिस्टम का फाइनल एनर्जी था वो कैसा आएगा? सेम आएगा। तो मैं यहां पे लिखूं एज देयर वाज नो लॉस ऑफ एनर्जी, एज देयर वाज नो लॉस ऑफ एनर्जी, सिस्टम का फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू सिस्टम का इनिशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा फिर क्या? 3/2 kT इंटू N1, 3/2 kT इंटू N2। फिर आएगा ये यहाँ पर इनिशियल क्या है? 3/2 kT1 N1, 3/2 kT2 N2। 3/2 k को कॉमन निकाल के कैंसिल कर डालो, क्या बचेगा? T भी कॉमन निकालो, N1 प्लस N2। और यहाँ क्या बचेगा? T1 N1 प्लस T2 N2। अपने को निकालना क्या था? कॉमन टेम्परेचर। इसको उधर रख के बाकी सबको उधर भेजो। T1 N1 प्लस T2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। दिस इज माई कॉमन टेम्परेचर। आया समझ में आपको? लिख लो फटाफट, जब तक हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे 9th वाला तो तुमको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन तो शुरुआत में होना चाहिए था, आसान है। कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपसे कहा गया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। मुझे मालूम है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ ऑफ kT। ऑक्सीजन की कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 5। तो कितने होंगे इसके पुराने ओवरऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में? 5 × 1/2 kT। तो मैं यहाँ बोलूंगा ठीक है, आप जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात कर रहे हो तो देखा 5 × 1/2 kT। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? हाँ, -20। है ना? करो सॉल्व। हम्म, क्या है आंसर?
इट शुड बी समवेयर अराउंड 9.4 इंटू 10 रेस्ट पावर -21 जूल्स, है ना, इसके आसपास कुछ आना चाहिए। 9.4 इंटू 10 रेस्ट पावर -21 जूल्स। अब बेटा इधर इधर का देखो, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नियॉन। तो ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है, नियॉन एक मोनोएटॉमिक गैस है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, तो यही फॉर्मूले के हिसाब से 5/2 kT, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन 3/2 kT। बोले ऐसा कैसे? क्योंकि नियॉन एक मोनो एटॉमिक गैस है, उसके पास कुल मिला के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अरे समझा ना, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी रहती है? 1/2 kT। और मोनो एटॉमिक गैस के कितने हैं? 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 kT यानी कि 3/2 kT। और जब इसका अपन रेशियो लेंगे अपन KeO2 अपॉन KeNe, और रह जाएगा सिर्फ 5/3। कैंसिल हो जाएगा बाकी की चीजें, बाकी की चीजें सेम है ना। फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल at temperature capital T for an equimolar mixture of two ideal gases A and B, where A is monoatomic and B is diatomic. Okay. Find the average kinetic energy per molecule of a temperature T for an ideal equimolar mixture of ideal gas A and B, where A is monoatomic and B is diatomic. देखो क्या होगा, अपने को मिक्सचर का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, बेसिकली मिक्सचर का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर देखो, काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक गैस ये क्या रहेगा? 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस क्या रहेगा बेटा? 3/2 kT। और अगर मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी फॉर अगला गैस कैसा है? डायटोमिक है, डायटोमिक गैस, इट विल बी 5/2 kT। और मैं बोलूंगा ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, दोनों गैस का मैंने मिक्सचर किया, अब उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? इट विल बी वेरी सिंपली 3/2 kT प्लस 5/2 kT। वो हो जाएगा, सेम है सारी चीजें, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, ये हो जाएगा 4 kT। कुल मिला के आंसर हो जाएगा 4 kT।
नेक्स्ट क्वेश्चन. Given Avogadro's number n equals to 23 and holds once constant 1.38 into 10 raised to power minus 23 joule per Kelvin. Calculate the average kinetic energy translation of molecules ट्रांसलेशन ही है ना. हाँ, of an ideal gas at Celsius and 100 degree Celsius. Also calculate the corresponding energies per mole of a gas. चलिए, दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको कैलकुलेट करना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो वो फिक्स रहता है 3/2 kT, है ना. चाहे मोनो एटॉमिक लो, चाहे डायटॉमिक लो, चाहे ट्राइटॉमिक लो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फिक्स है एंड दैट इज 3/2 kT. क्योंकि हर एक पार्टिकल के पास कम से कम 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो होता ही है ना. आपने देखो मोनो एटॉमिक 3 थे ट्रांसलेशनल, उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल ही थे. डाई के पास 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, है ना. ट्राई के पास 3 ट्रांसलेशनल, कभी 2 वो रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल थे, और किसी के पास 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल. ट्रांसलेशनल 3 तो रहते ही है. तो जब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है तो वो क्या होगा 3/2 kT, है ना. इवन हम लोग ने जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाले थे मॉलिक्यूल का, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी था, और इसी वजह से वो 3/2 kT आता है कि नहीं. हम लोग बोलते हैं ईच मॉलिक्यूल का, सर वहां पर तो बोला गया था 3/2 kT. बेटा अपन क्या कंसिडर कर रहे थे, एक मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहा, अपन ने उसके रोटेशन को कंसिडर किए थे क्या, अपन ने उसके वाइब्रेशन को कंसिडर किए थे क्या. वो इधर उधर भाग रहा, मतलब भाग रहा बोले तो कौन सा मोशन हुआ, ट्रांसलेशनल. तो उस वक्त जो आपने काइनेटिक एनर्जी निकाले थे वीआरएमएस के फॉर्मूले से, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी था 3/2 kT. तो अब 3/2 kT ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है. आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पे निकालना है, एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पे और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे. 3/2 kT का फॉर्मूला लगाओ, टेम्परेचर की वैल्यू डालो, करो कैलकुलेट. चलो गो फॉर इट, करो सॉल्व. चलो बताओ क्या था 0 डिग्री सेल्सियस पे आंसर. बातें मत करो रे.
तारा 5.65 इंटू 10 का पावर माइनस 21 जूल पर मॉलिक्यूल। और ये कितना आ रहा 100 डिग्री सेल्सियस पे। बोलो 100 डिग्री सेल्सियस को क्या करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 373। आया किसी का? 7.72 जूल पर मॉलिक्यूल। आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ मुझे, सेकंड वाला पार्ट कैसे करोगे आप? पर मोल में पूछा, ये पर मॉलिक्यूल्स के निकाले अपन ने, बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम लोग कर लेना। सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, अपन पर मॉलिक्यूल के लिए तो निकाल चुके हैं कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी रहेगी, ये पता चल गया। 100 डिग्री सेल्सियस पे हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी रहेगी, ये भी पता चल गया। हमको बोला एक मोल के पास कितनी रहेगी, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अरे समझ में आ रहा ना? तो अब अगर यही चीज मुझे दोबारा निकालना पड़े, ये हम लोग ने पर मॉलिक्यूल निकाले, पर मोल के लिए निकालना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये नंबरों को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो आंसर मेरा पर मोल में आ जाएगा। समझा? तो करो अभी के अभी, बताओ पर मोल में आंसर क्या रहा, अभी करो। वो आखिरी वाला आप कर लेंगे खुद से, होमवर्क है आपके लिए। बातें मत करो बेटा, सॉल्व करने के लिए कहा मैंने, वो करो। पर मोल में क्या आएगा आंसर, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए बस आपको, और कुछ नहीं चीज के लिए। तो पर मोल का आंसर पहला रहेगा 3401 जूल पर मोल, 3401 जूल पर मोल, और दूसरा रहेगा 4647। ठीक है, लिख लो। ओके, so let's go for the last topic, 14.7 mean free path। ध्यान दीजिएगा बेटा, मीन फ्री पाथ। अब हमारे पास एक गैस सिस्टम है, इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, अलग मतलब 10 मॉलिक्यूल्स समझ लो। ओके, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे, रैंडम मोशन में। जब ये रैंडम मोशन में होते हैं, क्या होता है, लगातार टकराते रहते हैं एक दूसरे से, और साथ ही साथ बॉल्स ऑफ द कंटेनर से। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने तक, जब तक वो किसी और से नहीं टकराएगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। मान लो इसको पकड़ते हैं, ये भाग रहा है, ये भागा इधर, ये भागा इधर, इससे टकरा गया, टकरा के उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर इधर आया, फिर टकरा के इधर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर इधर आया, फिर टकरा के मान लो इधर चला गया, फिर ये इधर गया। तो आप क्या देख रहे हैं, लगातार वो टकराते टकराते उधर उधर भटक रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव collision is called as फ्री पाथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फ्री पाथ। जैसे कि ये एक फ्री पाथ है, ये एक फ्री पाथ है, ये एक फ्री पाथ है। मान लो इसी ये तरह ये nth फ्री पाथ है। हर फ्री पाथ की वैल्यू अलग अलग होती है, सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक फ्री पाथ की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर मुझे निकालना रहा कि एक्चुअल मीन फ्री पाथ क्या है, मतलब एवरेज ऑफ या मीन वैल्यू ऑफ एंटायर फ्री पाथ, एवरेज ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एंटायर फ्री पाथ क्या होगा? तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू सभी वैल्यू को क्या करूं, ऐड करूं और इसका एवरेज ले लो, मीन ले लो। तो ये क्या कहलाएगा आपका? मीन फ्री पाथ। अब ऐसा है कि मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले हैं, उसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बोर्ड स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है डेरिवेशन, मगर वो भी जम कर करके आए हुए हैं, कंफ्यूजन होता रहता है और हमको इतना खास डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली उसके कहा जाएगा फॉर्मूले से मतलब है, तो हम लोग डायरेक्टली उसके फॉर्मूले में जाते हैं। जैसे कि इसका मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला जो आया 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, तो 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। अब यहां पर ये क्या क्या चीजें हैं? ओके, तो एन क्या है? ये नंबर डेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, ये नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, डी क्या है? डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, वो जो मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहा है उसका डायमीटर। बाकी सारी चीजें तो क्या है आपकी कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है, और अगर मैं इसको आगे जाके मॉडिफाई करूं कि देखो, हाँ अब कौन आया? हाँ तो चलो पेपर से आई रे भाई, वो तो बोले मेरे को इतना देर बाहर लौटा है, रुका है, उसको ले लिए, देखो भी तो लिया, तू भी पेपर से आया क्या? बस। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर हम लोग ने देखा कि ठीक है नंबर डेंसिटी है यहाँ पे, और नंबर डेंसिटी को मैं आगे जाके इस तरह से लिख सकता हूँ, नंबर डेंसिटी को रो बाय एम। नंबर डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन? रो बाय एम। बताता हूं मैं ये कैसे आएगा, ये बताता हूं। उसके बाद इसका फॉर्मूला बदल जाएगा, 1/√2 पाई रो बाय एम इंटू डी स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/√2, 1 तो नहीं, m/√2 पाई रो अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नंबर डेंसिटी को आप अगेन इस तरह से भी लिखा जा सकता है, P/kT। तो जब नंबर डेंसिटी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं P/kT, तो मैं यहां पर नंबर डेंसिटी की जगह डालूंगा P/kT, तो 1/√2 पाई P/kT इंटू डी स्क्वायर। KT चला जाएगा ऊपर, तो KT अपॉन √2 पाई P इंटू डी स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला आया है आपका मीन फ्री पाथ का। देखो मीन फ्री पाथ का आपको कैलकुलेशन वाइज तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके कैलकुलेशन इतने कॉम्प्लेक्स जाते हैं कि इसको टाइम लग जाता है। क्योंकि देखो अब सारी चीजें डिनोमीटर में, सारी चीजों को डिनोमीटर में सॉल्व करना, फिर उसको रेसिप्रोकल लेना, ये भारी पड़ जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए अक्सर इसमें क्या आता है कि भाई रेशो पूछ लेता है ना, कि भाई ठीक है डायमीटर का ये रेशो है तो मीन फ्री पाथ का रेशो क्या आएगा, है ना। आपसे डेंसिटी का रेशो देकर मीन फ्री पाथ का रेशो पूछ लेगा, ग्राफ पूछ लेगा एक आध, कि अगर मैं बोलूँ कि मीन फ्री पाथ और नंबर डेंसिटी का ग्राफ कैसे आएगा, इनवर्स रिलेशन है ना सारे के सारे,
इस तरह से कोई ग्राफ आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, जैसे ये वाला फॉर्मूला पूछा गया डायरेक्ट नीट में, एग्जैक्टली पूछा गया था मीन फ्री पाथ का कौन सा फॉर्मूला आएगा, एग्जैक्टली पूछा गया था, तो ये आ सकता है। आई बात समझ में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये कैसे आएगा। देखो, हम लोग जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एन के टी, एन के टी, है ना, पीवी इज इक्वल टू एन के टी, तो पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी, के टी लिख सकता हूं मैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या कहेंगे अपन, नंबर डेंसिटी। ये ईटा नहीं है, मैं यार इसको इतना लंबा लिख रहा, वो ईटा नजर आ रहा हो, स्मॉल एन है ये, तो ये क्या है, नंबर डेंसिटी के टी। तो मैं यहां लिख सकता हूं नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू पी बाय के टी। आया कि नहीं आया? इसकी जगह आप ये डाल सकते हैं, है ना। और इसी तरह से अगर मैं यहां पर जाऊं, डेंसिटी क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, टोटल मास ऑफ गैस, कैपिटल मतलब टोटल मास ऑफ गैस। मैं इसको क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगा फिर, रो बाय, इस तरह से आएगी। तो ये इस तरह से आते हैं और आपका ये फॉर्मूला इस तरह से डिराइव होगा। पहले आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो, फिर हमने कहा कि अच्छा इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, रो बाय एम, तो रो बाय एम लिखा। अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। फिर हमने कहा नंबर डेंसिटी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ठीक है आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ऐसा बना लो इसको, है ना। तो ये इस तरह से आ गया मीन फ्री पाथ। पढ़ लो, रीड कर लो नोट्स में से, फिर बढ़ते हैं उसके न्यूमेरिकल की तरफ। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ of molecules of two gases if the ratio of the number density per centimeter cube of gas is 5:3 and the ratio of diameters of molecules of gas is 4:5. ओके, नालायको इधर ध्यान दो। तो देखो नंबर डेंसिटी n1 अपॉन n2 5:3 और डायमीटर का रेशियो 4:5। रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ बताओ, सिंस जो मैं जानता हूं लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई एंड डी स्क्वायर, तो मैं यहां जब करूंगा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 d2 अपॉन d1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 ये हो जाएगा 3/5 और d2 अपॉन d1 का होल स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन 16 5 यानी कि ये हो जाएगा 15/16, ये हो जाएगा 15/16। अगला क्वेश्चन, फॉर अ मॉलिक्यूल of an ideal gas
नंबर डेंसिटी दिया हुआ है आपको, n इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मीन फ्री पाथ is 10⁻⁻² centimeter. Full stop. Calculate the diameter of the molecule देखो भाई, since we know lambda equals to 1 upon √2 pi and d square, तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू है तुम्हारे पास 10⁻⁻² √2 pi 3.14, नंबर डेंसिटी है 3 इंटू 10⁸ और आपको डायमीटर निकालना है। इसको इधर ले लो, 1 अपॉन √2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, -2 इधर आएगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैं जो बोल रहा था कि यहाँ पर थोड़ा वो कैलकुलेशन आना कम क्यों है। अब चांसेस कम इस वजह से है कि आपको ये सब रेसिप्रोकल्स में आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसका डायमीटर अगर पूछा तो स्क्वायर रूट भी लेना है। फिर 1 अपॉन पाई का जनरली अपन जानते हैं 0.3182, 1 अपॉन √2 जो होता है 0.7071 होता है, 3 जो है 1 अपॉन 3 0.33 होता है रेसिप्रोकल। अपन इन सबके ये नंबर ऐसे आए जो अपन इजीली रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। फिर उसका स्क्वायर रूट भी लेने का है, लंबा चौड़ा काम है, तो इसीलिए थोड़े चांसेस कम होते हैं इसके, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आने के। मैं फाइनल वैल्यू बता देता हूँ, इट विल बी 2.7 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर्स। आंसर मेरा सेंटीमीटर में आया क्योंकि मैंने किसी में भी वैल्यूज को बदला नहीं, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा ही नहीं। अगर आपने नोटिस किया होगा नंबर डेंसिटी मीन फ्री पाथ सबकी वैल्यू मैंने सेंटीमीटर्स में ही डाला है, ऐसा। अगला आपको जो है फ्री पाथ की वैल्यू कैलकुलेट करना, मतलब लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करना, कंडीशन दिया हुआ है तो आपने खुद कर लेना। अब अगर अगले पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 22 पे आपको क्या नजर आया, रेडिएशन। ये किसका पार्ट है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मगर ये चैप्टर जैसा ये मैंने नोट्स जो बनाया है स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बनाया है ना, कि स्टेट बोर्ड कवर हो जाए, क्योंकि स्टेट बोर्ड में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस नाम से चैप्टर है, तो रेडिएशन को मैंने इसके साथ कंबाइन करके दे दिया आपको, ठीक है। ओके, तो हियर वी कंप्लीट, हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन। ओके,